नमस्कार, वेलकम टू जी के प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा जो कि रुक्मणी प्रकाशन से बुक से लिया गया है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी और जीएस के दोनों टोटल 50 क्वेश्चन हैं। तो इन दोनों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है और ग्रामीण विकास का प्रैक्टिस सेट चल रहा है अलग से, ठीक है। तो उसको आप लोग देखिए, उसमें प्रैक्टिस 6 तक हो चुका है। तो इम्पॉर्टेंट है वो भी वीडियो और ये भी, और जितने थ्योरी भी कराया है ग्रामीण विकास, आप चैनल पे पर जाके लिंक बना वो प्लेलिस्ट बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं क्या क्या है। लेखपाल के लिए बहुत सारे मटेरियल मैंने जो है चैनल पर रख दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हिंदी, सबसे पहले हिंदी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना, इनमें से कौन सा है शुद्ध वर्तनी, ये बताना है। शुरुआत 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 की शुद्ध वर्तनी की बात करेंगे तो इसमें जो बी पार्ट हो जाएगा सही, ठीक है। ये जो है शुरुआत का शुद्ध वर्तनी है, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है प्रारंभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर है कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी पद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ये बताना है, ठीक है। इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें सभी पद जो सभी शब्द जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें उदासी, हिमालय, श्रीलंका, तो इसमें से ये जो है व्यक्तिवाचक नहीं है। रावण, पानी, बुढ़ापा, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। मित्रता, किसान, कृष्ण, ठीक है, मित्रता व्यक्तिवाचक नहीं हो जाएगा, तो तीनों गलत हो गया। तो इस तरीके से इसका आंसर डी पार्ट से हो जाएगा। गंगा, गणेश, कानपुर, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा आता है तीनों में, ठीक है, यानी कि डी पार्ट से हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा की बात करेंगे तो जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। 5 भेद की बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें जातिवाचक संज्ञा, दूसरी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तीसरी भाववाचक संज्ञा, चौथी समूहवाचक संज्ञा और 5वीं द्रव्यवाचक संज्ञा है, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। समास बताना है। अनायास कौन सा समास है ये बताना है, ठीक है। समास का मैंने जो है कराया हुआ है डिटेल टॉपिक वाइज, आप जाकर उसको घटना चक्र की बुक से कराया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। प्ले लिस्ट बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अनायास शब्द जो है इसमें कौन सा समास है, तो इसमें जो है अपव्ययी भाव समास है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, अन प्लस आयास आएगा, और ये अन जो शब्द है ये क्या है, ये है अपव्ययी भाव, माने अव्यय आता है। जिस शब्दों में अगर परिभाषा देख ले तो जिस समस्त पद में कोई एक पद अव्यय या उपसर्ग हो तथा कोई दूसरा पद संज्ञा, उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 से 5 लेकर प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। इसमें से बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है। तो चौथा नंबर देखेंगे तो रात्रि, क्षिति, थान और रात, इनमें से बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो तत्सम की बात करेंगे तो ए पार्ट इसमें सही हो जाएगा। रात्रि शब्द तत्सम है, बाकी सारे तद्भव है, ठीक है। और इसका अगर हम रात्रि शब्द के तद्भव की बात करेंगे तो ये रात हो जाएगा, तद्भव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, चांद, चंद्रमा, चंद्र और चंदर, इसमें से बताना है कि कौन सा तत्सम शब्द है। तो इसमें से हो जाएगा चंद्र। चंद्र जो होता है वो तत्सम शब्द हो जाएगा, बाकी जो है सारे तद्भव शब्द हैं, ठीक है। चंद्र का अगर तद्भव शब्द की बात करेंगे तो चांद शब्द होगा। अगला क्वेश्चन है रस के कितने अवयव अथवा अंग होते हैं, ये बताना है। तो रस जो है उसके 4 अवयव होते हैं, 4 अंग होते हैं। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। जिससे कि कौन कौन से होते हैं, तो स्थायी भाव होता है पहला। इसके बाद दूसरा हो गया विभाव, ठीक है, विभाव के बाद अनुभाव के बाद चौथा होता है संचारी भाव, ठीक है। तो ये 4 जो है अवयव होते हैं रस के, ठीक है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। अब इसके बाद अगर बात करें तो रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस टोटल 9 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिन्हें 9 रस भी कहा जाता है। अब बात करें तो श्रृंगार रस की स्थायी भाव की बात करेंगे तो रत अथवा प्रेम होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। भयानक रस का स्थायी भाव जो है भय होता है। विभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है जुगुप्सा अथवा घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय अथवा आश्चर्य होता है। शांत रस का स्थायी भाव होता है सम अथवा निर्वेद। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से 8 जो है निम्नलिखित वाक्य खंड के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से एक शब्द चुनना है।
बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होगा ये बताना है। तो बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति के लिए एक शब्द अगर मैं कहेंगे तो उसको हम उद्यमी कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इसका उद्यमी हो जाएगा। अब अध्यवसायी की बात करेंगे तो दृढ़तापूर्वक तथा निरंतर किसी कार्य में लगे रहने वाला व्यक्ति को अध्यवसायी कहेंगे, ठीक है। कर्मठ की बात करें तो परिश्रम करने वाला व्यक्ति अथवा जिसने बहुत से अच्छे तथा बड़े कार्य किए उन्हें कर्मठ व्यक्ति कहा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बीता हुआ को एक शब्द में अगर हम कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, तो बीता हुआ एक शब्द में जो है विगत कहेंगे, ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा विगत। विगत का अर्थ होता है बीता अथवा पिछला जो बात होती है उसको बीता हुआ कहा जाता है, ठीक है। जो बीत गया है उसके लिए एक शब्द होता है अतीत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें कोई वाक्यांश दिया गया है और इसमें जो है बताना है कि किस शब्द में जो है कहाँ पर इसमें त्रुटि है, ठीक है। तो देखिए पहला है कि उसने इस वर्ष परीक्षा में लगभग 100% अंक प्राप्त किए, कोई त्रुटि नहीं। इसमें बताना है कि कहाँ पर त्रुटि है, ठीक है। तो इस वाक्य की बात अगर हम करेंगे तो ऑप्शन बी में त्रुटि है, परीक्षा में लगभग 100% यहाँ पे त्रुटि है, ठीक है। अगर हम 100% का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें लगभग का प्रयोग करने की अनावश्यक है जाता है, इसलिए इसमें जो है 100% का मतलब ही होता है लगभग, ठीक है। तो लगभग नहीं प्रयोग करेंगे, इसमें सिर्फ 100% प्रयोग करेंगे। अगर इसका सही वाक्य बनाएंगे तो होगा उसने इस वर्ष परीक्षा में 100% अंक प्राप्त किए, ठीक है। लगभग का कोई इसमें इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ बी पार्ट में गलती हो जाएगी। नेक्स्ट है परीक्षा की प्रणाली जो है बदलना चाहिए, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, या फिर है बताइए किस ऑप्शन में त्रुटि है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है सी ऑप्शन में त्रुटि है। क्यों? परीक्षा जो है परीक्षा की प्रणाली, ये प्रणाली जो है ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये स्त्रीलिंग में आता है और इसकी वजह से जो है स्त्रीलिंग होने की वजह से इसमें बदलना चाहिए के स्थान पर यहाँ पे होना चाहिए बदलनी चाहिए, ठीक है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे त्रुटि है। इसका सही वाक्य की बात करें तो परीक्षा की प्रणाली जो है बदलनी चाहिए, ये होना चाहिए, ना कि बदलना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 11-12 में रिक्त स्थान भरना है। देखते हैं। लड़का और लड़की एक डैश हैं, क्या है? समान है, भाग है, जैसा है, रिश्ता। ये बताना इसमें से कौन सा सही होगा जो इसमें अर्थ को सुस्पष्ट बनाएगा। देखिए तो लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं, अर्थात दोनों समान है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए पार्ट, लड़का और लड़की एक समान होते हैं। उसने केवल चोरी ही डैश बल्कि हत्या भी की, इसमें क्या होगा? परंतु और की या फिर नहीं। तो अगर हम इसके बात करें तो इसका इसमें क्या भरा जाएगा? तो उसने केवल चोरी ही नहीं की बल्कि हत्या भी की, तो इसमें हो जाएगा आपका नहीं, ठीक है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा नहीं, इसमें नहीं भर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। वाचाल, वाचाल का विलोम क्या होता है भाई? तो वाचाल का विलोम जो करेंगे तो इसका अगर हम अर्थ की बात करें तो वाचाल में बहुत बोलने वाला होता है, ठीक है, समझे। बहुत बहुत बोलने वाला, जो बहुत बोलता हो उसे वाचाल कहेंगे। और इसके अगर हम विलोम की बात करेंगे तो मितभाषी होगा, अल्पभाषी होगा, और दोनों का अर्थ होगा है कम बोलने वाला, ठीक है। अल्पभाषी अगर ऑप्शन में होगा तो वो भी आंसर सही हो जाएगा, समझे। अगला क्वेश्चन है शेर शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द का चयन करें। शेर शब्द का पर्यायवाची, शेर शब्द के पर्यायवाची की बात करेंगे तो कौन कौन से होता है? तो सिंह होता है, ठीक है, सिंह है, केसरी है, वनराज है, मृगेंद्र है, ठीक है, मृगेंद्र है। इसके बाद ये सारे जो है शेर के पर्यायवाची हैं। तो इसमें से देखिए कौन है? तो ये मृगेंद्र आ गया, तो ये सिंह का पर्यायवाची हो जाएगा। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। अगर अनल की बात करें तो अनल के पर्यायवाची शब्द आग, दावानल आदि होता है, ठीक है। धेनु के पर्यायवाची शब्द है गाय जो है धेनु का पर्यायवाची शब्द है। राकेश जो है ये पर्यायवाची शब्द है चंद्रमा का, ठीक है। इस तरीके से हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बताना है कि जो शब्द में संधि के प्रकार का चयन करके उससे नीचे दिए गए विकल्पों में से याद करना है कि इसमें उस शब्द में कौन सा संध प्रयोग किया गया, ठीक। संध से मैंने विस्तार में बताया हुआ, अभी आप जाकर देख सकते हैं। घटना की हिंदी की बुक व्याकरण में मैंने सब बताया हुआ। बहिष्कार के संधि की बात करें तो बहिष्कार में कौन सा संधि है? तो बहिष्कार में जो है विसर्ग संधि आएगा, ठीक है। क्योंकि इसको हम अगर विग्रह करेंगे तो आएगा बही विसर्ग 2 बिंदी, इसके बाद प्लस कार, ठीक है। तो विसर्ग संधि कहाँ होगा? जहाँ पे 2 बिंदी बाद में आ जाएगा उसको तोड़ने पर, तो बहिष्कार में जो है इस तरीके विसर्ग संधि आ जाएगी। जैसे कि निष्फल को अगर हम विग्रह करेंगे तो निह प्लस फल आएगा, जहाँ पे विसर्ग संधि आ रहा है, दो बिंदी आ रहा है, तो वहाँ पे जो है विसर्ग संधि हो जाता है। इस तरीके से आंसर इसका जो है डी पार्ट से हो जाएगा, विसर्ग संधि है, ठीक है।
अब अगर हम परिभाषा की बात करते हैं, विसर्ग का स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे जो है विसर्ग संधि कहा जाता है। क्या समझे? ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजर्ष। राजर्ष की बात करें तो इसमें कौन सा संधि है? राजर्ष में बात करेंगे तो राजर्ष में कौन सा संधि आएगा? गुण संधि आएगा। ठीक है, आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा, गुण संधि। ठीक है, राजर्ष अगर हम तोड़ेंगे तो राज प्लस ऋष आएगा। राजर्ष को हम तोड़ेंगे तो राज प्लस ऋष आएगा। अब इसको मिला के क्या बनता है? राजर्षि बनता है। ठीक है, राजर्षि बनता है। तो यहाँ पे देखिए स्वर आ रहा है और यहाँ पे स्वर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम परिभाषा की बात करें तो जिसमें छोटा आ बड़ा आ के आगे छोटी ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ और री हो तो ये अर के रूप में बदल जाता है, तो इसे ही गुण संधि कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें गुण संधि हो जाएगा। यहाँ पे देखिए छोटा आ प्लस इधर री है, इधर री है, और ये जब दोनों मिलता है तब क्या बनता है? अर बनता है, राजर्षि बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे गुण संधि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पीयूष का पर्यायवाची क्या होगा भाई? बहुत सरल है, पीयूष का पर्यायवाची होता है अमृत। ठीक है, अमृत का पर्यायवाची पीयूष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका अमृत हो जाएगा। अगर हम अमृत शब्द के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो सोम है, सुधा है, अम्लीय है, मधु आदि जो है ये अमृत शब्द के पर्यायवाची होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 से 19 में बताना है मुहावरा। मुहावरा का अर्थ बताना है कि कौन सा होगा उनमें से। ठीक है, तो देखिए अंगार बरसना, अंगार बरसने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो अंगार बरसने के मुहावरे का अर्थ होता है कड़ी धूप होना। ठीक है, कड़ी धूप होना यानी कि अंगार बरसना, कड़ी धूप में धूप बहुत लगता है यानी कि जैसे कि अंगार बरस रहा, तो इसका आंसर ए पार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में अंतर के पट खोलना। अंतर के पट खोलने का अर्थ क्या होता है भाई? तो अंतर के पट खोलने का अर्थ होता है विवेक से काम लेना। ठीक है, विवेक से काम लेना। क्या समझे? विवेक से काम लेना यानी कि अंतर के पट खोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकोक्ति के सही अर्थ का चयन करना है और बताना है कि कौन से इसमें से सही है। तो देखिए लोकोक्ति क्या है? आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो इसमें अगर हम बात करें तो इसका अर्थ क्या होता है? दोहरा लाभ होना। ठीक है, आम के आम गुठलियों के दाम यानी आम भी खा रहे हो और गुठलियों भी बेच रहे हो, तो यानी कि दो लाभ कमा रहे हो, तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा दोहरा लाभ होना। क्वेश्चन नंबर 21 से 22 देखेंगे तो इसमें प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास बताना है। प्रतिदिन में कौन सा समास है? तो प्रतिदिन में समास है अव्यय भाव। ठीक है, क्योंकि प्रत जो है अव्यय लगा हुआ है, इस तरीके से अव्यय भाव समास इसमें हो जाएगा। दूसरा आप बीती, आप बीती में कौन सा समास है? आप बीती में जो है तत्पुरुष समास आएगा। ठीक है, आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास की बात करेंगे तो वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, अर्थात प्रथम पद जो है गौड़ होता है एवं उत्तर पद की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे जो है तत्पुरुष समास होता है। इस तरीके से आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक जो दिए गए गद्यांश दिए गए हैं और उनमें से आधारित प्रश्न दिए गए हैं, तो उन्हीं अनुच्छेदों को पैराग्राफ को पढ़कर जो है उनके सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, अब गद्यांश दिया गया जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वो है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। ठीक है, इस तरीके से इसमें देखिए पूरा दिया गया है, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और इसके बाद जो है इससे संबंधित क्वेश्चन भी दिए उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सफल व्यक्ति किसे कहा गया, अब ये जब आप पढ़ेंगे गद्यांश तो उसमें पता चलेगा सफल व्यक्ति किसे कहा गया है। ठीक है, तो अगर हम सफल व्यक्ति की बात करें तो उपयुक्त गद्यांश के अनुसार जो है सफल व्यक्ति उसे कहते हैं जो उपयुक्त चुनाव करे, क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा कलाकार और सबसे सफल व्यक्ति वो है जो उपयुक्त चुनाव करना जानता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी पार्ट हो जाएगा, उपयुक्त जो चुनाव करता है उसे सफल व्यक्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, वह कौन सा चुनाव हमारे बस में है? कौन सा चुनाव हमारे बस में? तो अच्छी बुरी संगत का चुनाव हमारे बस में होता है, कुछ चुनाव हमारे बस में नहीं है, जैसे माता पिता, वेश, जन्म, मृत्यु का। ठीक है, जबकि कुछ चुनाव हमारे बस में जिस पर हमारी सफलता तथा असफलता निर्भर करती है, जैसे कि आलस्य और परिश्रम का, अच्छा और बुरा का। तो इसमें जो है जो हमारे बस में है वो है कौन सा है? इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अच्छी दूरी संगति का। ठीक है, ये हमारे बस में है। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कौन सा होता है ये बताना है। तो ये गद्यांश के अनुसार की बात करें तो अच्छी या बुरी संगति का चुनाव हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होता है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। तो ये जब आप पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं से आप क्वेश्चन कर ही लेंगे। अगला पार्ट देखते हैं सामान्य जानकारी। ये हो गया हिंदी के 25 क्वेश्चन। अब देखते हैं सामान्य जानकारी यानी कि जीएस के 25 क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन है लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? ठीक है, यह है हिस्ट्री का क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैंने हिस्ट्री को कराया हुआ है घटना चक्र की, सामान्य ज्ञान की, तो आप लोग उसको भी जाकर देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो लॉर्ड डलहौजी
कि अगर विलय नीति की बात करें तो प्रथम शिकार इसका हुआ था सतारा जिला महाराष्ट्र। कब किया गया था विलय इसका? 1848 में इसका सर्वप्रथम विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत या विलय नीति के अनुसार। दूसरा कौन था? दूसरा था जैतपुर एवं संबलपुर जो कि 1849 में किया गया था। तीसरा कौन था? बघाट जो कि 1850 में किया गया। चौथा था उदयपुर जो कि 1852 में विलय किया गया। झांसी था पांचवा जो कि 1853 में विलय हुआ। नागपुर जो है 1854 में विलय हुआ और करौली जो है 1855 में विलय हुआ। तो इस तरीके से विलय नीति थी डलहौजी की, जिसने जो है प्रथम पहले शुरुआत किया था सतारा से। डलहौजी की बात करें तो इसका शासनकाल था 1848 से लेकर 1856 तक। ठीक है, 1856 तक था और इसी के कार्यकाल में इसने जो किया कुकर्म उसी का जो है भुक्त हुआ। फिर 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ भारत में। ठीक है, अब अगर बात करें तो इसने जो है अवध के नवाब जो थे उस समय इसके पीरियड में वाजिद अली शाह पर, तो इसने उस पर कुशासन का आरोप लगाया और 13 फरवरी 1856 को जो है इसने उसका राज्य जो है अपने उसमें मिला लिया। विलय नीति अंग्रेजों के राज्य में अधीन कर लिया। ठीक है, विलय नीति के कारण तो विलय कर लिया। और इसके बाद इसके कार्यकाल की अगर बात करें तो इसमें एक अच्छा कार्य हुआ था। इसी के कार्यकाल में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में जो है बिछाई गई थी और वो बम्बई से थाने के बीच जो है चली थी। ब्रिटिश साम्राज्य राज्य क्षेत्र का जो है अंतिम प्रमुख विस्तार डलहौजी के समय ही हुआ था। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में 1854 के दौरान स्वरूप देने वाले डलहौजी थे। तो इस तरीके से कुछ बातें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया ये बताना है। हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या फिर एरियन? ये भी हिस्ट्री से क्वेश्चन है। तो भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है हेरोडोटस को जाता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाए। इसके लेखों में जो है इंडिया शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है और ये एक यूनानी इतिहासकार था। ठीक है, और इन्हें जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को कहते हैं। ठीक है, इसने अपनी पुस्तक जो थी इसकी हिस्टोरिका, उसमें जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत और फारस और भारत यानी कि ईरान के संबंध का भी वर्णन किया है। तो इस तरीके से इसका आंसर ए पार्ट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की? तो लोक निर्माण विभाग की स्थापना जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। कब किया था? 1854 ईस्वी में। ठीक है, ये भी याद रखना। 1854 में लॉर्ड डलहौजी ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। डाक तार विभाग की स्थापना 1854 में ही किया गया था। 16 अप्रैल 1853 को भारत में सर्वप्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी। डलहौजी के कार्यकाल में जो है चार्टर 1853 के द्वारा खुली प्रतियोगिता परीक्षा की भी शुरुआत किया गया था। बेलेजिली के काल में जो है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कॉर्नवालिस ने जो है बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त का जो है प्रचलन करा था या व्यवस्था लागू किया था। ये चीज़ें होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। गांधी इरविन समझौता, सांप्रदायिक पंचायत, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नेहरू रिपोर्ट। इसको कालाक्रमानुसार जो है व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए सही बताना है कि सबसे पहले कौन हुआ, इसके बाद कौन घटना, इसके बाद कौन घटना हुई। तो देखिए, गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1931 में। ठीक है, सांप्रदायिक पंचायत कब आया? पंचायत जो आया था ये 1932 में आया था। ठीक है, इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 1931 में हुआ था। 1931 में। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो ये 1928 में प्रस्तुत की गई। ठीक है, तो अब आप जान सकते हैं कि सबसे पहले कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, इसके बाद कौन हुआ, ये अब पता चल गया। ठीक है, डेट पता चल गई। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। 7 सितंबर। अब डेट क्यों जरूरी है? क्योंकि 1931 में गांधी इरविन समझौता भी हुआ था और यह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था, इसलिए जो है डेट जरूरी। 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो यह 5 मार्च को हुआ था। 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अब पता चल गया। देखिए, इसमें सबसे पहले अगर आया तो नेहरू रिपोर्ट आया 1928 में। इसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ 5 मार्च 1931। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ 7 सितंबर 1931 को। इसके बाद पंचायत आया, सांप्रदायिक पंचायत 1932 में। तो इस तरीके से ये कालक्रम का अनुसार अगर हम बात करेंगे तो इसमें डी पार्ट सिंह हो जाएगा। ठीक है, अब गांधी इरविन समझौता जो हुआ था ये महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन थे उसमें वायसराय, तो उनके बीच जो है 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ। इस समझौते की बात करें तो इसके परिप्रेक्ष्य में
सरोजनी नायडू ने जो है गांधी इरविन को दो महात्मा की संज्ञा भी दिया था। तो ये बातें याद रखनी है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या हुआ था, तो साइमन कमीशन के प्रत्युत्तर में जो है तैयार किया गया रिपोर्ट, जिसमें एक डोमिनियन संविधान का खाका तैयार किया गया था इसके तहत। इसके बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 की बात करें तो 7 सितंबर 1931 को हुआ था, और यह एकमात्र सम्मेलन था जिसमें गांधी जी ने शिरकत की थी, और यह लंदन में आयोजित हुआ था, जिसमें एनी बेसेंट, महादेव देसाई, प्यारेलाल, मीराबेन, देवदास आदि सदस्यों ने भी भाग लिया था। ठीक है। सांप्रदायिक पंचायत 1932 की बात करेंगे तो 16 अगस्त 1932 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? कौन था वो जो जिसने सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? तो वो था एलन बरो। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, एलन बरो। एलन बरो ने जो है सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किया था, और इसके दौरान, इसके कार्यकाल के दौरान अगस्त 1843 में, ठीक है, सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश में साम्राज्य में मिला लिया गया था, और यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का जो है प्रमुख कारण बना था। ठीक है। एलन बरो का कार्यकाल की बात करें तो 1842 से लेकर 1844 तक ये रहा था। ठीक है। इसके बाद इसने ही रविवार की छुट्टी जो है शुरुआत की थी 1843 ईस्वी में, एलन बरो ने ही। ठीक है। एलन बरो के समय 1843 के एक्ट 5 के तहत दास प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मल्टीमीडिया में ये शामिल हो सकते हैं, क्या शामिल हो सकते हैं? देखिए ऑप्शन में दिया गया है, संख्यात्मक पाठ और चित्र डेटा, ग्राफिक्स, एनिमेशन, वीडियो, संगीत और आवाज़, केवल संख्यात्मक प्रकार के डेटा, या उपयुक्त में से कोई नहीं, ये बताना। तो मल्टीमीडिया में जो है ग्राफिक्स आएगा, एनिमेशन भी आएगा, वीडियो भी आता है, संगीत भी और आवाज़ भी आता है। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो बी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है। मल्टीमीडिया कंप्यूटर तथा उपयोगकर्ता के बीच दो तरफा संवाद स्थापित करता है। मल्टीमीडिया में जो है किसी सूचना को प्रयुक्त करने के माध्यम निम्न होते हैं, जैसे हैकेट जो होता है ये अक्षर, अंक तथा स्पेशल कैरेक्टर के माध्यम से सूचना प्रस्तुतिकरण करता है। इसके बाद रेखा चित्र आता है, यानी कि ग्राफिक्स आता है। ग्राफिक्स की बात करें तो लाइनों से बने चित्र होते हैं। चित्र में जो है पिक्सल द्वारा तैयार किया गया चित्र होता है। एनिमेशन में रेखा चित्र द्वारा बने गतिमान प्रतीत होते चित्र होते हैं। आवाज़ की बात करेंगे तो ध्वनि संकेत टाइप वीडियो घटनाओं से संबंधित गतिमान प्रस्तुति की जाती है। तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है? धवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसकी हम बात करें तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया गया है यही ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसका फार्मूला कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये जिप्सम से बनता है, और जिप्सम जो है कैल्शियम का अयस्क होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है। इस तरीके से इसका आंसर जो है डी पार्ट ही सही हो जाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम कार्बोनेट जो दिया गया गलत है। और रासायनिक सूत्र की बात अगर हम करें कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की, तो वो हो जाएगा CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है। इसका प्रयोग अस्थियों को जोड़ने में जो है चिकित्सा में किया जाता है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको हम क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा, यानी कि अगर हम बेकिंग सोडा की बात करें तो इसका फार्मूला होता है NaHCO3। ठीक है। इसके बाद सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम धावन सोडा कहते हैं, इसके अगर हम फार्मूला की बात करें तो Na2CO3 इंटू 10H2O इसका फार्मूला बनेगा। ठीक है। इसके बाद अगर हम कैल्शियम ऑक्जेलाइड की बात करें तो वह क्विक लाइम होता है, उसका फार्मूला होता है CaO। ठीक है, इसको कैल्शियम ऑक्जेलाइड कहते हैं। इसके बाद अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, जिसको हम स्लैग्ड लाइम कहा जाता है। इसके बाद कॉपर सल्फेट की बात करेंगे तो उसको हम सामान्य नाम की में देखते हैं तो नीला थोथा कहते हैं। नीला थोथा का फार्मूला क्या होता है, CuCO3। ठीक है, CuCO3 इंटू 5H2O ये होता है नीला थोथा का फार्मूला, यानी कि कॉपर सल्फेट का फार्मूला। इसके बाद हरा थोथा एक होता है जिसको हम फेरस सल्फेट कहते हैं, और उसका फार्मूला होता है FeSO4 इंटू 7H2O। FeSO4 इंटू 7H2O ये हरा थोथा कहते हैं, जिसको रासायनिक नाम में फेरस सल्फेट कहा जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलन नहीं है, भी बताना है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई होती है, पारसेक जो है समय की इकाई होती है, डेसिबल जो है ध्वनि तीव्रता की इकाई होती है, और हर्ट्ज जो है आकृति की इकाई होती है। इसमें से कौन सा गलत है ये बताना है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बी पार्ट जो दिया गया है, पारसेक वो समय की इकाई, ये गलत है। ठीक है, पारसेक जो है
वो समय की इकाई नहीं होती है। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संबंध में होता है, यानी कि यह भी दूरी का ही मात्रक होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। अगर हम एक पारसेक की बात करें तो 1 बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, या फिर 3.08 गुणे 10⁻16 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, देखिए कितनी बड़ी लंबी दूरी होती है एक पारसेक के बराबर। तो ये हो गया, और ये दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। धान के फसल में जो खैरा रोग लगता है वो किसकी कमी के कारण होता है, ये बताना है। ठीक है, धान के फसल में जो खैरा रोग लगता है वो किसकी कमी के कारण होता है। तो खैरा रोग जो होता है वह जस्ता या जिंक या फिर जेडन की कमी के कारण होता है। ठीक है, इसको जस्ता भी कहते हैं, इसको जिंक भी कहा जाता है, और इसका सांकेतिक रूप से जेडन में इस्तेमाल किया जाता है। खैरा रोग की बात करेंगे तो यह रोग जो है पत्तियों पर धब्बा बन जाता है इसके कारण, तथा जड़ों का विकास जो है बाधित हो जाता है। जेडन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, पौधों को इसकी सूक्ष्म मात्रा में बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। धान या चावल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सटाइवा। अगला क्वेश्चन है, पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाने वाला वर्णक कौन सा होता है, ये बताना है। तो पराबैंगनी किरणों से अगर जो बचाता है वो है कैरोटीनाइड। ठीक है, कैरोटीनाइड जो होता है, ये वर्णक जो होता है पौधों को पराबैंगनी विकिरण से होने वाली हानि से बचाता है, और यह प्रकाश संश्लेषण से संबंधित प्रकाश तंत्र की प्रत्यक्ष रूप से सुरक्षा करता है। ठीक है, और जो अगर हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, तो ये क्लोरोफिल वर्णक युक्त हरे पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में मृदा से जल तथा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं, तथा जिसमें ऑक्सीजन उप उत्पाद के रूप में जो है बाहर निकलता है। ठीक है, और ये हरे रंग का होता है, ये भी आपको याद रखना, क्लोरोफिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो डीएनए और आरएनए के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो डीएनए और आरएनए को बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, तो आंसर डी पार्ट से ही हो जाएगा। यह प्रक्रिया जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में न्यूक्लियस में, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में होता है, संपन्न होता है। डीएनए की बात करें तो इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है। इसमें क्षार यानी कि बेस की बात करेंगे तो एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन और साइटोसिन होते हैं, और यह मुख्यतः केंद्रक में ही पाया जाता है। आरएनए की बात करेंगे तो इसमें राइबोस शर्करा होती है, इसमें थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है, और यह केंद्रक और केशिका द्रव दोनों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नोबेल पुरस्कार से संबंधित नोबेल पुरस्कार विजेताओं एवं उनके संबंधित विशिष्ट योगदान के क्षेत्रों के युग्मों में कौन सही सुमेलन नहीं, ये बताना है। ठीक है, देखिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य के क्षेत्र में, सीवी रमन भौतिकी क्षेत्र में, हरगोविंद खुराना भौतिकी क्षेत्र में, या फिर मदर टेरेसा शांति के क्षेत्र में। तो इसमें से जो ऑप्शन गलत है वो है हरगोविंद खुराना भौतिकी के क्षेत्र में नहीं दिया गया था। ठीक है, अब तो हरगोविंद खुराना को किसके क्षेत्र में दिया गया था, तो चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था, इसीलिए ऑप्शन गलत है। ठीक है, चिकित्सा के क्षेत्र में हरगोविंद खुराना जी को नोबेल का पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और कब दिया गया था इन्हें, 1968 में, यह भी याद रखना, 1968 में इन्हें प्रदान किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में गीतांजलि की रचना के लिए साहित्य में पुरस्कार दिया गया था, प्रदान किया गया था। सीवी रमन को जो 1930 में प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज हेतु जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला था। ठीक है, और जो डॉक्टर हरगोविंद खुराना को जो मिला था पुरस्कार, वो था जेनेटिक कोड और प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका की व्याख्या के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मूल रूप से ऑडियो सिस्टम के लिए विकसित डिजिटल डेटा के भंडारण के इस्तेमाल किया जाना एक छोटा सा प्लास्टिक डिस्क को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, तो उसको सीडी कहा जाता है। और कॉम्पैक्ट डिस्क की बात की, अब इसके बाद हम देख लेते हैं सीडी रोम। सीडी रोम क्या होता है, सीडी रोम होता है ये ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार होता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, बृहद डाटा, ऑडियो तथा वीडियो फाइल आदि को स्टोर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क की बात करेंगे, ये क्या होता है, तो इसको पढ़ने व लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। ब्लू रे डिस्क की भंडारण क्षमता कितनी होती है, तो 25 GB, GB मीन्स गीगाबाइट। ठीक है, 25 GB या एक लेयर तथा 50 GB के 2 लेयर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लू रे डिस्क हो गया। फ्लैश मेमोरी जो होती है ये एक अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में सबसे बड़ी सफलता डैश स्थापना के साथ है। तो क्या स्थापना किया गया था जिससे सबसे बड़ी सफलता मिली, तो वो था भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला,
जिसके सफलता के बाद जिसको स्थापना के बाद सबसे बड़ी सफलता जो है मिली। ठीक है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला जो है ये कहाँ पर स्थित है? ये अहमदाबाद में स्थित है, अहमदाबाद। ठीक है। पीआरएल की स्थापना जो है विक्रम साराभाई ने किया था 1947 में। ठीक है, 1947 में। इसको पीआरएल कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना की बात करेंगे तो परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना 3 जनवरी 1954 में हुआ था। ठीक है, 1954 में 3 जनवरी 1954 को हुआ था। इसरो का मुख्यालय की बात करेंगे तो इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है? इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। ठीक है, और स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को जो है इसरो की स्थापना किया गया था। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। तो ये कुछ बातें हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है राष्ट्रीय आय में तृतीयक क्षेत्र का अंश क्या होता है ये बताना है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है वैसे वैसे तृतीयक क्षेत्र का अंश जो है राष्ट्रीय आय में वो बढ़ता जाता है। आंसर इसका सी पार्ट से ही हो जाएगा। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन है। और अर्थव्यवस्था को 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा है जो है तृतीयक क्षेत्र। तो ये 3 भागों में जो है अर्थव्यवस्था को बांटा जाता है। अब इसके बाद अगर अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है तो उसमें प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जीडीपी में जो है सर्वाधिक होता है। लेकिन जब कोई अर्थव्यवस्था अल्प विकसित विकासशील की ओर बढ़ता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है जीडीपी में घटने लगता है तथा द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का जब योगदान बढ़ने लगता है। और जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अवस्था में होता है तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान न्यूनतम और तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिकतम हो जाता है। भारत के जीडीपी में जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान अधिकतम होता है। तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र, ये याद रखना। सेवा क्षेत्र पूछा जाता है किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो तृतीयक, थर्ड स्टेज के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा की बात करें तो पीसी महालनोबिस ने तैयार किया था। इसे पीसी महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक रही? तो 1956 से लेकर 1961 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना लागू रही। ठीक है, उसको नेहरू महालनोबिस मॉडल के नाम से जानते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो प्राथमिकता किसको दिया गया? तो भारी उद्योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों को दिया गया। ठीक है, और इस योजना के दौरान जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा में स्थापित हुआ, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित हुआ। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे तो कृषि को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से लेकर 1956 के बीच। और प्रथम पंचवर्षीय योजना को हेराल्ड डोमन मॉडल भी कहा जाता है। योजना आयोग का स्थापना की बात करेंगे तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि की बात करेंगे तो 2012 से लेकर 2017 तक थी। 2012 से लेकर 2017 तक थी। भारत में 12 पंचवर्षीय योजना और पाँच एक वर्षीय योजना जो है का संचालन किया गया। तो इस तरीके से इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी पार्ट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की स्थिति किन स्थितियों में जो है संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ये बताना है। तो लोकसभा और राज्यसभा के गतिरोध की स्थिति में जो है साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में बुलाया जाता है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा है इसमें धन विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तीसरा है इसमें संविधान विधेयक को पारित करने की स्थिति में। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो केवल ऑप्शन पहला सही है, साधारण विधि निर्माण को पारित करने की स्थिति में जो है बुलाया जाता है। ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट से हो जाएगा, केवल एक। ठीक है, अब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जो है अगर हम बात करें तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की चर्चा की गई है। ठीक है, यदि किसी विधेयक को एक सदन से पारित किए जाने और दूसरे सदन को भेजे जाने के बाद विधेयक जो है दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या फिर संशोधन के बाद दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं या फिर विधेयक दूसरे सदन में 6 महीने से लंबित है तो इसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इन तीनों परिस्थितियों में जो है राष्ट्रपति सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं और इस बैठक की अध्यक्षता अनुच्छेद 118(4) के तहत जो है कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं हो सकता। साधारण विधेयक जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य थे? तो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने के क्या उद्देश्य थे ये बताना है।
तो सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों की सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान में मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, या फिर कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु। तो आंसर इसका जो हो जाएगा वो ये पार्ट सी हो जाएगा। सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु जो भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का यह उद्देश्य रहा था। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो संसद में स्थगन प्रस्ताव संसद का कोई भी सदस्य रख सकता है, लेकिन इसके लिए अध्यक्ष की अनुमति जो है आवश्यक होती है। बिना अध्यक्ष की अनुमति से स्थगन प्रस्ताव नहीं रखा जा सकता है। सामान्यतः स्थगन प्रस्ताव को जो है 4 बजे शाम में ही लिया जाता है। तो आंसर इस तरीके से होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप किससे प्रभावित है, यानी किससे लिया गया संघीय संविधान? तो भारतीय संविधान का संघीय स्वरूप जो है कनाडा के संविधान से प्रभावित है। आंसर इसका दूसरा यानी कि केवल 2 सी पार्ट हो जाएगा, केवल 2। ठीक है। भारतीय संघीय व्यवस्था जो है संवैधानिक राज्य संचालन की उस प्रवृत्ति का प्रारूप होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न राज्य का एक संविधान द्वारा जो है एक संघ की स्थापना करते हैं। इस संविदा के अनुसार एक संघीय सरकार एवं अनेक राज्य सरकारें जो है संघ की विभिन्न इकाइयाँ हो जाती हैं, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में जो है भारत के राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। भारत में शक्तियों का बंटवारा जो है संघीय ढांचा प्रमाण है। भारतीय संविधान का सामान्य विशेषता संघीय ढांचा है। ठीक है। भारतीय संविधान से यूएसए यानी कि अमेरिका के संविधान से उच्चतम न्यायालय का शक्ति और अधिकार लिया गया है, न्यायिक समीक्षा लिया गया है, उपराष्ट्रपति, वित्तीय आपात आदि लिया गया है। भारतीय संविधान में आयरलैंड से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार को ही अमेरिका के संविधान से लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सागर बांध कहाँ पर अवस्थित है? तो रणजीत सागर बांध जो है रावी नदी पर निर्मित है। आंसर इसका डी पार्ट से हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पंजाब में है। ठीक है। रावी नदी पर स्थित है पंजाब में। तो इस तरीके से आंसर इसका डी पार्ट सही हो जाएगा। रावी नदी जो है सिंधु की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है उसका नाम है, क्या नाम है? सहारा मरुस्थल। ठीक है। आंसर इसका सी पार्ट से हो जाएगा। सहारा मरुस्थल जो है विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर होता है? तो अफ्रीका के बोत्सवाना और नामीबिया में फैला है। ठीक है। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और जो मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल जो शीत मरुस्थल का उदाहरण है। थार मरुस्थल की बात करें तो भारत के राजस्थान, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सागरों में से किस में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो मृत सागर में जो है सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा। ठीक है। लवणता जो है प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता है। समुद्र जल की औसत लवणता की बात करें तो 35% होती है, अर्थात 1000 ग्राम जल में जो है 35 ग्राम लवणता या नमक होता है। 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य सबसे अधिक लवणता पाई जाती है। विकल्प के आधार पर देखें तो सर्वाधिक लवणता जो जॉर्डन में स्थित है मृत सागर, उसका कितना है? 238% है। तुर्की का वान झील जो सर्वाधिक लवणता वाला जलराशि, अगर वान झील अगर आ जाएगा ऑप्शन में तो वान झील जो है सबसे अधिक पूरे विश्व में लवणता पाई जाता है 238%। ठीक है। ऑप्शन के अनुसार इसमें मृत सागर हो जाएगा आंसर। सॉरी 238% जो है ये मृत सागर में पाया जाता है। वान झील की बात करेंगे तो वहाँ पे 330% इसमें लवणता पाई जाती है। तो इस तरीके से सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? भारत, ईरान, मैक्सिको या मिस्र? तो कर्क रेखा जो है ईरान से नहीं गुजरती इसी में से। तो आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा ईरान। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में बात करेंगे तो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है। अगर आज 8 राज्य की बात करें तो मित्र पर गमछा डाल, ये जो है ये आपको याद रखिएगा। इसमें से मित्र से मिजोरम, ता से त्रिपुरा और मित्र पर पा से क्या होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है। और रा से राजस्थान, इसके बाद गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। ये 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा गुजरती है। इसके बाद पारिस्थितिक हॉटस्पॉट सिरवानी निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो सिरवानी जो है ये किस राज्य में बताना? तो ये देखिए तमिलनाडु में। आंसर इसका बी पार्ट से जगह तमिलनाडु। लास्ट क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर किससे संबंधित? तो लेजर प्रिंटर जो है पेज प्रिंटर से संबंधित होता है। आंसर इसका बी पार्ट से हो जाएगा पेज प्रिंटर। ठीक है। ये उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर होता है। रंगीन इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में 2 स्याही की बॉटल प्रयोग की जाती है, काला और रंगीन। ठीक है। रंगीन स्याही बॉटल में 3 मूल रंग होते हैं, लाल, नीला और पीला। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया और जिसका डिस्कशन किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। ठीक है। और चैनल को सपोर्ट करें, साथ में चैनल से बने रहें, जुड़े रहें
और आगे हम बात करेंगे इसी का नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें।